अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का आज अपना 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हमको डिस्कस करना है उनमें से पहला पॉइंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उर्दू में इसे हरारत खुसूसी या हरारत नोई कहते हैं। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले आपको हरारत खुसूसी जो है इसकी तारीफ़ या इसका जो कंसेप्ट है पहले मैं वो समझा देता हूँ। आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि मान लो हमने एक बर्तन लिए और इस बर्तन के अंदर मान लो यहाँ पर हम पानी लेते हैं। ओके, इस पानी के अंदर आप यहाँ पे थर्मामीटर जो है वो डाल के रखो और ये देखो कि पानी का टेम्परेचर कितना है। ओके, यानी नॉर्मल पानी है तो उसका टेम्परेचर जो है वो नोट करके रख लो। सपोज़ करो कि इसका जो टेम्परेचर है सपोज़ करते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर मैं इसको डिग्री केल्विन में तब्दील करूं तो ये 273 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा और इस लिहाज से 27 + 273 तो ये हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। यानी पानी का टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन है या 27 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर मैंने लिया हूँ। ओके, आम हालत का जो टेम्परेचर होता है। तो ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो इसके नीचे यहाँ पर आग लगाते हैं। ओके, इस जगह पर आग रखते हैं यहाँ पे और ये जो आग हमने यहाँ पे लगाए कोई बर्नर वगैरह यूज़ करके, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको हरारत दे रहे हो, हरारती तवानाई H इसको दे रहे हो। जब आप इसको हरारत देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, सपोज़ करो कि इसका जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, अगर इसका टेम्परेचर 27 से 28 हो जाता है तो ये जो 28 है इसको अगर हम डिग्री केल्विन में तब्दील करना चाहें तो 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा और अगर इसमें 273 ऐड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 301 डिग्री केल्विन। ओके, अब आप देखो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसके टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ, आपका जवाब आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री केल्विन के हिसाब से इसमें कितना इजाफा हुआ, आपका जवाब आएगा 1 डिग्री केल्विन। ओके, आप देखो एकदम सिंपल सी कहानी है कि अगर इस पानी को गर्म करते हैं, इसको हरारती तवानाई अगर देते हैं तो उसके टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो उसी वक्त उसके टेम्परेचर में 1 ही डिग्री केल्विन का इजाफा होगा। यानी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन दोनों के इजाफे का मतलब सेम है। ओके, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। आप याद रखो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन का इजाफा करने के लिए ये जो हरारत यहाँ पे दी गई इसे कहते हैं हरारत खुसूसी। हरारत खुसूसी या हरारत नोई, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब रहेगा हरारती तवानाई की वो मिकदार जिसके ज़रिए किसी जिस्म जैसे पानी के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन का इजाफा किया जा सकता है। उस हरारती तवानाई को हरारत नोई या हरारत खुसूसी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखो कि ये डेफिनेशन के टाइम पर हम ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो पानी आपने लिए या जो जिस्म आप ले रहे हो उसकी कमियत इकाई होना चाहिए। इकाई कमियत का मतलब होता है या तो उसका वज़न 1 किलोग्राम हो या वो 1 किलो मोल हो या 1 मोल हो या 1 ग्राम हो। कहने का मतलब उसकी कमियत इकाई होना चाहिए, चाहे आप कोई भी यूनिट में उसको लो। ओके, तो इकाई कमियत वाले जिस्म के लिए तो आप टोटल मिला के डेफिनेशन क्या बनी फिर हरारत नोई की? एकदम सिंपल डेफिनेशन बनेगी। डेफिनेशन को आप सुनकर याद रखिए। डेफिनेशन ये है, इकाई कमियत वाले किसी जिस्म मतलब यहाँ पर पानी है, तो इकाई कमियत वाले किसी जिस्म को दी जाने वाली वो हरारत, वो हीट एनर्जी जिसके ज़रिए उसके टेम्परेचर में, उसके दर्जे हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 डिग्री केल्विन का इजाफा किया जा सकता है, उस हरारती तवानाई को हरारत नोई या हरारत खुसूसी कहते हैं। ओके, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। ओके, मुझे यकीन है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, इस डेफिनेशन पर से हम हमको उसकी यूनिट और उसका डायमेंशन बनाना है। तो यूनिट और डायमेंशन बनाने से पहले हमको उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उसको अल्फाज में बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाना है, यानी हरारत नोई का फॉर्मूला बनाना है। तो हरारत नोई है दी जाने वाली हरारत, मतलब दी जाने वाली हीट एनर्जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लेंगे हीट एनर्जी जो आपने दिए, और किसको दिए, तो इकाई कमैयत वाले जिस्म को दिए। इसका मतलब कमैयत इकाई लेना है तो उसको अपॉन में लेना पड़ेगा, यूनिट मास। और इसकी वजह से टेम्परेचर का इजाफा भी इकाई होना चाहिए। आप देखो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, इसका मतलब इकाई इजाफा। तो टेम्परेचर का जो इजाफा है वो भी अपॉन में लेना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने बन गया, ये होता है हरारत नोई का जनरल फार्मूला, हरारत खुसूसी का जनरल फार्मूला। अब इस फार्मूले को, इसको अगर उर्दू में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, हरारत खुसूसी इज इक्वल टू दी जाने वाली हरारती तवानाई डिवाइडेड बाय कमैयत ज़रब दर्जा हरारत का इजाफा। अलामतों में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, मान लो इसको हमने C से जाहिर कर दिया कैपेसिटी की वजह से, तो C इज इक्वल टू हीट एनर्जी मतलब डेल्टा H अपॉन, डेल्टा इसलिए लगाए क्योंकि वो हरारती तवानाई हम चेंज करेंगे, यानी देते जाएंगे तो उसकी कीमत बदलती जाएगी, इसलिए डेल्टा H अपॉन कमैयत का मतलब हो जाएगा M इंटू चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हरारत नोई का या हरारत खुसूसी का। ओके, अब इस फॉर्मूले को देखकर हमको इसकी यूनिट बनाना है। आप लोग देखो, सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पर तवानाई है, तो तवानाई को आप अगर मैकेनिकल यूनिट्स में ले रहे हो तो वहाँ पर आ जाएगा जूल अपॉन, यहाँ पर कमैयत है, कमैयत को आप किलोग्राम भी ले सकते हैं, किलो मोल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन जनरल किलोग्राम ले लेता हूँ, M कमैयत को हम किलोग्राम में नाप लेंगे। ओके, और डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर, हमको उसको डिग्री केल्विन में लेना है ऐसा निज़ाम के अंदर। तो ये जो यूनिट मैंने लिखा हूँ जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन या जूल पर किलो मोल डिग्री केल्विन, इसे मैकेनिकल यूनिट कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर हरारत को मैकेनिकल यूनिट यानी जूल में जाहिर किया। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने ये जो हरारत है डेल्टा मतलब डेल्टा H जो हरारती तवानाई है, अगर इसको आपको हीट यूनिट में अगर जाहिर करना है तो हीट यूनिट के अंदर हम इसको किलो कैलोरीज या कैलोरीज में जाहिर करेंगे। मतलब डेल्टा H की यूनिट हो जाएगी किलो कैलोरीज या कैलोरीज डिवाइडेड बाय M का मतलब रहेगा किलोग्राम डिग्री केल्विन, डेल्टा T यानी डिग्री केल्विन। ओके, यहाँ पर किलोग्राम की जगह पर आप मोल या किलो मोल भी ले सकते हो। ओके, तो ये थी हरारत नोई की मैकेनिकल यूनिट और ये है हरारत नोई की हीट यूनिट। ओके, अब इन इकाइयों पर से, मतलब ख़ास तौर से ये वाली इकाई से हम इसका आबाद जो है वो भी बना सकते हैं, इसका डायमेंशन भी ले सकते हैं। आप लोग देखो, इसका डायमेंशन अगर लेना है तो सबसे पहले आप गौर करो कि ये हरारती तवानाई है, तवानाई की यूनिट होती है जूल, और जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर। याद रखो ये चीज़, जूल हमेशा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो बस अगर ये इतना आपने ध्यान में रखे तो अब आप उसका डायमेंशन इजीली बना सकते हैं। देखिए, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू, यानी स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशन है वो क्या बनेगा, न्यूटन यानी फोर्स, कुवत, और कुवत का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2 इंटू M यानी मीटर, मीटर का मतलब हो जाएगा L1 अपॉन, नीचे कमैयत है M यानी मास, और मास की यूनिट आ जाएगी, मास का जो डायमेंशन आ जाएगा M1 मल्टीप्लाइड बाय, बाजू में डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। आप याद रखो टेम्परेचर को डायमेंशन के अंदर थीटा से जाहिर करेंगे, तो थीटा यहाँ पर एक बार है यानी टेम्परेचर एक बार है। ओके, अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो L1 और ये L1 ये हो जाएगा L2, ये M1 है और नीचे M1 है, तो ये M1 को ऊपर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 यानी 0, इसका मतलब M0 हो गया। उसके बाद टेम्परेचर टाइम जो है कैपिटल T तो वो -2 टाइम्स है, और टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत तो थीटा है उसको ऊपर ले लेंगे तो वो आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा L2 M0 T-2 और थीटा -1। आप याद रखो ये डायमेंशन और ये इकाइयाँ वगैरह जो है ये आपको MCQ वगैरह में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, या फिर नीट और JEE वगैरह के अंदर ये डेफिनेटली पूछने जाने के लायक है। और ये थोड़ा सा अलग हटकर भी है क्योंकि इसके अंदर LMT के अलावा एक नई चीज़ आ गई, टेम्परेचर। ओके, इसलिए भी आप इसको बहुत अच्छे से याद रखो। चलो, ये हो गया मामला स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट। अब
हमको ये देखना है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ क्या होती है। ओके, यानी इनकी कीमतें क्या होंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आप सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हो या आप लिक्विड्स की स्टडी कर रहे हो तो इनके लिए स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। 1 मतलब उसकी एक ही वैल्यू रहेगी, कोई भी एक नंबर। ओके, यानी यहाँ पर ये 1 का मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब ये रहेगा कि उसकी वैल्यू 1 रहेगी, 1 वैल्यू उसकी होगी। ओके, लेकिन जब मामला गैस का आता है तो गैस की कम से कम स्पेसिफिक हीट की 2 वैल्यूज़ होती है। ओके, मतलब गैस का जो मामला है वो एक्चुअली ऐसा है कि जब आप इसको हरारती तवानाई देंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, बढ़ेगा, लेकिन साथ में कई मरतबा हजम भी बढ़ सकता है और भी कुछ नए पैरामीटर्स उसके अंदर आ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए गैस के लिए कम से कम 2 पैरामीटर तो बनाए जा सकते, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ओके, तो इसलिए गैस के लिए आमतौर पर कम से कम 2 स्पेसिफिक हीट तो हो ही सकते हैं, आप 2 से ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक ही होती है। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब आप इनको गर्म करते हैं, मतलब सॉलिड को या लिक्विड को, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। ओके, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज ना होने की वजह से उनकी स्पेसिफिक हीट एक ही वैल्यू होती है। ओके, उसकी वैल्यू जो है वो बदलती नहीं बल्कि एक ही वैल्यू रहती। ओके, तो ये था मामला सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन का, जहाँ तक स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ का ताल्लुक है। तो क्या चीज़ समझ में आई कि सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट की 1 वैल्यू होती है, मतलब कोई तो भी एक ही कीमत उसकी रहेगी, और यानी फिक्स कीमत होती है कहने का मतलब। लेकिन जब गैस का मामला आएगा तो उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर के लिए जिसको Cp से ज़ाहिर करेंगे, और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जिसको Cv से ज़ाहिर करेंगे। आप याद रखना, Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी मुस्तकिल दबाव पर हरारत खुसूसी, और Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मुस्तकिल हजम पर किसी गैस की हरारत खुसूसी। ओके, तो ये था मामला हरारत खुसूसी की कीमतों का। यहाँ पर आप याद रखिए कि जब हम किसी गैस के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर अगर ये 2 हरारत खुसूसी हैं तो इसमें हमेशा Cp ग्रेटर देन Cv होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लो कि Cp की वैल्यू हमेशा Cv से बड़ी होती है। ओके, Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर एक सवाल के ताल्लुक से आपको बता दूं। वो सवाल ये है कि अगर मान लो आपने पानी लिए और पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम है। ओके, अगर पानी है और पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसके लिए Cp इज़ लेस दैन Cv होता है। ये एक एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला जो पानी है उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता, एनामोलस बिहेवियर होता है, और एनामोलस बिहेवियर की वजह से, यानी बिल्कुल हैरत अंगेज़ बर्ताव की वजह से उसके लिए उल्टा हो जाता मामला, उसके लिए Cp लेस दैन Cv होता है। लेकिन ये केस सिर्फ पानी के लिए है और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के लिए। बाकी दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जितनी भी गैसेज है, उनके लिए Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज यानी हमेशा, और यहाँ पर मैं बोलूँगा ख़ास तौर पर ये हालत के लिए। ओके, और वो भी सिर्फ पानी के लिए। ओके, तो ये था मामला Cp और Cv की अलग अलग कीमतें और उनके कंपैरिजन का। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है मेयर्स रिलेशन। यानी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मेयर्स रिलेशन के। मेयर नाम का जो साइंटिस्ट है उसने कौन सा रिलेशन हमको दिया था, क्या चीज़ बताया था उसने? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन आपको कर देता हूँ कि ये रिलेशन में एक्चुअली हमको करना क्या है। सबसे पहले तो मेयर्स रिलेशन की तारीफ़ याद कर लो। मेयर्स रिलेशन की तारीफ़ है ऐसी इक्वेशन जो Cp और Cv के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। ऐसी मसावात जो Cp और Cv के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है उसे मेयर्स रिलेशन कहते हैं। ये मेयर की रिलेशन की तारीफ़ हो गई। ओके, अब हमको देखना है कि वो ताल्लुक़ क्या है, कौन सा रिश्ता है इन दो लोगों के दरमियान आपस में।
तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऐसा इमेजिन करो आप लोग कि मान लो एक गैस जार लिए, यानी एक कंटेनर लिए मान लो, और इसको पैक कर दिए यहाँ पर एक पिस्टन लगाकर। ओके, तो यहाँ पर ये एक पिस्टन है। ओके, और सपोज करो कि उतना ही बड़ा ये एक और गैस जार है, और इसमें भी, इसको भी यहाँ पर हमने पैक कर दिए एक पिस्टन लगाकर। ओके, दोनों तरफ का वॉल्यूम सेम है, दोनों तरफ हमने आइडियल गैस जो है वो रख दी है, यानी इसके अंदर भी एक आइडियल गैस है और यहाँ पर भी आइडियल गैस है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये जो पिस्टन है, सपोज करो कि ये मूवेबल है। ओके, और सपोज करो कि ये वाला जो पिस्टन है तो ये फिक्स्ड है, यानी एक को फिक्स रखना है और एक को मूवेबल रखना है। अब आप लोग गौर करो, देखो होता क्या है, जब आप ये वाली गैस को गर्म करोगे, मतलब यहाँ पर मान लो आग लगाए, और आग लगाने के बाद, यानी यहाँ पर ये बर्नर वगैरह है कुछ तो भी, और इसमें से हमने आग लगाए। ठीक है, आग लगाने का मतलब यह है कि आप इसको हरारती तवानाई एच दे रहे हो, और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये पिस्टन मूवेबल है, यानी यह हरकत कर सकता है। तो होगा ये कि जब आप इस गैस को हरारत देंगे तो इस गैस के अंदर दो काम होंगे। पहला काम है, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ना है क्योंकि गैस को जब आप गर्म कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको गर्म करोगे, इसको हरारती तवानाई देंगे, तो इसका हजम भी बढ़ेगा, और अगर इसका हजम बढ़ेगा तो फिर ये जो पिस्टन है ये उठेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मूवेबल है, ये मुतहर्रक है, ये हरकत करने वाला पिस्टन है। आप पिस्टन को ढक्कन बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, उर्दू में वैसे उसके लिए फिशारा वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर याद रखिए, ये उर्दू के कुछ अल्फाज बहुत ही ख़ास हैं, इनको ध्यान में रखो। पिस्टन को उर्दू में फिशारा कहते हैं। तो ये जो फिशारा है, ये जो पिस्टन है, तो ये मूवेबल है, यानी मुतहर्रक है, ये हरकत कर सकता। तो जब आप इस गैस को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा। ओके, और यहाँ एक चीज़ याद रखो कि जब आप इसका पिस्टन ऊपर उठा रहे, मतलब ये पिस्टन जब ऊपर उठेगा गैस की वजह से, इसका हजम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस हो गया। ओके, जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है वो कांस्टेंट प्रेशर वाला मामला होता है। ठीक है, अब आप लोग ये वाले केस में आओ। इस केस के अंदर क्या होगा कि जब आप इसको गर्म करेंगे, आप देखो क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पर ये आपने एक, मान लो कि ये इस तरीके से एक आपने बर्नर लिए और आग लगाया नीचे, और ये आग लगाने की वजह से हुआ ये कि आपने इसको, इस गैस को हरारती तवानाई एच आपने दिए, जैसे इसको एच हरारती तवानाई दिए थे तो इसको भी हरारती तवानाई दिए। अब आपको पता है कि जब आप किसी को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ये जो गैस है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कन्फर्म बात है, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा था वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अब एक फ़र्क आने वाला है। आप लोग देखो कि इसका ये जो पिस्टन था ये मूवेबल था, मूवेबल पिस्टन वाला था, इसलिए ये जब गैस फैलने लगी तो ये ऊपर उठ गया। लेकिन ये पिस्टन फिक्स्ड है, और जब ये जो पिस्टन जो है ये फिक्स्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जब आप इसको हरारत दोगे तो ये गैस फैल नहीं सकती। आप लोग देखो, ये गैस फैल सकती थी, ये जब गैस फैलने लगी तो उसने ये पिस्टन को ऊपर उठा दिया और इसीलिए उसका प्रेशर कांस्टेंट बन गया। लेकिन ये वाले केस के अंदर नया मामला हो जाएगा। ये गैस फैलने की कोशिश करेगी मगर ये पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता, ये तो फिक्स्ड है। जब ये पिस्टन को आपने गैर मुतहर्रक कर दिया, जब आपने इसको फिक्स्ड कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर नहीं जाएगा और ये गैस में एक्सपांशन नहीं होगा, ये गैस फैलेगी नहीं। और अगर ये गैस नहीं फैलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हजम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस हो गया। ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस है। अब हमको देखना ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा। ओके, बेसिकली हमको ये देखना है कि फ़र्क क्या होने वाला है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये वाले केस में टेम्परेचर भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस के अंदाज में कि होता क्या है रियल में, इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक का ये पूरा मामला जो है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं। यहाँ पर मैं इस जगह की पहले दास्तान जो है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। आप याद रखो, जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है
तो हम ये मानते हैं कि उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ रही है, हम उसको U से जाहिर करेंगे। ओके, जनरली थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर से उसको U से जाहिर करते हैं। वैसे फिजिक्स में हम उसको E से भी जाहिर करने वाले हैं। ओके, तो वो खैर अभी हम बात करेंगे उस बारे में। तो आप इतना याद रखो कि जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ती है। ओके, और जब किसी गैस का हजम बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो फैल रहा है और उसने बैरूनी काम किया, फैलकर उसने क्या किया, बैरूनी काम, इजाफा हुआ उसके अंदर, इसलिए हम उसको W से जाहिर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, मतलब ये वाले केस के लिए अगर आप मसावत लिखना चाहो तो वो मसावत ऐसी आएगी, H इज इक्वल टू, मतलब ये हरारती तवानाई जो आपने दिए इसकी वजह से गैस की अंदरूनी तवानाई बढ़ी, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, अंदरूनी तवानाई यानी इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा उसका, अंदरूनी तवानाई बढ़ी, और उसकी वजह से उसके अंदर बैरूनी काम भी हुआ, यानी डेल्टा, यानी यहाँ पर W। ओके, अब अगर इसको चेंज के रूप में लिखना है तो हम इन सब के साथ में डेल्टा लगा सकते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये इक्वेशन हो गई इस पर्टिकुलर केस के लिए। ओके, अब मुझे ऐसी ही इक्वेशन ये वाले केस के लिए लिखना है। तो अगर मैं ये वाले केस के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको हरारती तवानाई H दिया, और इस हरारती तवानाई की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर का मतलब है अंदरूनी तवानाई, मतलब डेल्टा U, तो डेल्टा H देने पर डेल्टा U हुआ, लेकिन गैस में फैलाव हुआ ही नहीं। और जब गैस फैली ही नहीं, इसका मतलब उसने बैरूनी काम नहीं किया। ओके, उसके अंदर बैरूनी काम नहीं हुआ, तो ये डेल्टा W वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब जो भी तवानाई आप दे रहे हो वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो गई, अंदरूनी तवानाई में इजाफे के लिए इस्तेमाल हो गई। यहाँ पर अंदरूनी तवानाई में इजाफा भी हुआ, साथ में बैरूनी काम भी हुआ। ओके, तो देखिए काफ़ी बड़ा फ़र्क आ गया दोनों में। ओके, अब ये फ़र्क की वजह से होगा क्या, यानी बेसिकली होना क्या है। तो अब हमको थोड़ा सा और अपना कंसेप्ट इस मामले में और क्लियर करना है। आप देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको हरारत खुसूसी का एक फॉर्मूला बताया था। हरारत खुसूसी इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन M इंटू डेल्टा T। आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि ये जो कंटेनर्स हमारे पास है, इसमें जो गैस हमने लिए वो इकाई कमियत वाले लिए, मतलब 1 किलोग्राम मास लिए या 1 मोल लिए या 1 किलो मोल लिए। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि M की वैल्यू 1 है, और जब इसकी वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ। ओके, तो ये चला गया। अब मेरे पास C के लिए आ गया फॉर्मूला डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। ओके, अब आप लोग गौर करो कि ये जो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। ओके, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखो कि ये जो भी हरारती तवानाई का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो टेम्परेचर में इजाफे के लिए हुआ, और ये पूरा केस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी मेरे पास है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, क्लियर। ये जो भी मामला होगा, ये कौन सी हरारत नोई है, ये वो हरारत नोई या हरारत खुसूसी है जिसमें गैस का हजम मुस्तकिल है। इसका मतलब CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T होगा। तो ये एक चीज़ हमने प्रूफ कर दिए। ये एक कंसेप्ट आप याद कर लो कि CV की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब ये होगा अंदरूनी तवानाई में इजाफा और दर्जा हरारत में इजाफे का तनासुब, वो CV होता है। CV क्या होता है, मुस्तकिल हजम पर हरारत नोई क्या होती है, मुस्तकिल हजम पर हरारत नोई होती है डेल्टा U बाय डेल्टा T, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये था इधर का मामला। अब इधर वाले मामले पे आते हैं। आप लोग देखो इधर के केस के अंदर क्या होगा। ये वाले केस के अंदर सपोज करो कि मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूं, तो ये आ जाएगा डेल्टा T, ये आ जाएगा डेल्टा T, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो कि ये वाली जो क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी ये हरारत नोई है इस कंसेप्ट के हिसाब से। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T क्या होता है, हरारत नोई या हरारत खुसूसी यानी स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट है, लेकिन केस है कांस्टेंट प्रेशर वाला, इसलिए अब मुझे इस चीज़ को बोलना पड़ेगा CP। तो ये CP है, इसका मतलब CP का कंसेप्ट हमारे पास आ गया डेल्टा H बाय डेल्टा T। ये फॉर्मूला CP का है।
और ये वाला फॉर्मूला CV का है। तो आप लोग देखो दोनों में ज़बरदस्त फ़र्क है। ओके, काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे आ गया दोनों के अंदर। CV का फॉर्मूला हमको मिला डेल्टा U बाय डेल्टा T और CP का फॉर्मूला मिला डेल्टा H बाय डेल्टा T। याद रखो डेल्टा H का मतलब है मुकम्मल हरारत जो आपने गैस को दी है, और डेल्टा U का मतलब है हरारत का वो हिस्सा जो अंदरूनी तवानाई, यानी डेल्टा U का मतलब सिर्फ अंदरूनी तवानाई का इजाफा है। डेल्टा H का मतलब अंदरूनी तवानाई नहीं है बल्कि दी जाने वाली पूरी हरारत, क्योंकि आपने H हरारत दिए थे उसको। ओके, पूरी की पूरी हरारत जो आपने उसको दिए वो डेल्टा H है। तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T ये CP है और डेल्टा U बाय डेल्टा T ये CV है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये CP और CV का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं ये वाले फॉर्मूले को डिटेल्स में यानी इसको हम अब यूज़ करने वाले हैं। आप इस मतलब ये जो फ़ोटो जो आपको नज़र आ रही है तो इसको आप पॉज करके इसको फ़ोटो ले लो और नोट्स में लिखते टाइम पर आप इस पर से नोट्स जो है वो बना सकते हैं इजीली। ओके, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेयर्स रिलेशन के डेरिवेशन की तरफ। ओके, अब मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन किस तरह से होगा तो आप लोग देखो, आपको बहुत इजीली ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने एक सिस्टम लिए, एक गैस लिए, उसको हरारती तवानाई दिए। अब वो जो हरारती तवानाई है मैं उसको डेल्टा H लिख देता हूँ, उसको डेल्टा Q भी ले सकते हैं। यानी एक्चुअली H जो है आमतौर पर उसको Q भी लिया जा सकता है। जिसको मैंने U लिया हूँ उसको आमतौर पर E भी ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी बहुत अलामतें चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये वाली अलामतें आमतौर पर केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स वगैरह के अंदर यूज़ होती हैं और ये जनरलाइज्ड हैं। ओके, इसलिए मैं इनको मतलब यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को यूज़ किया जाए। हमारी फ़िलहाल की जो बोर्ड की जो बुक है, नए सिलेबस की जो बुक है, उसके अंदर हरारती तवानाई, दी जाने वाली हरारती तवानाई को Q इस्तेमाल किया गया, अंदरूनी तवानाई के लिए E इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है, हम ये यूज़ कर लेंगे। ओके, तो चलो हम फ़र्ज़ करते हैं, मान लो कि एक सिस्टम को हमने Q हरारती तवानाई दिए। ओके, जब हम उसको Q हरारती तवानाई देंगे तो इसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अंदरूनी तवानाई में इजाफा होगा। वो अंदरूनी तवानाई को मैं यहाँ पर अब E लिख देता हूँ, जिसको मैंने U लिखा था वो अब मैं उसको E लिख देता हूँ, प्लस, और इसकी वजह से उसके अंदर बैरूनी काम हुआ, वो जो बैरूनी काम है मैं उसको W लिख देता हूँ हजम में इजाफे की वजह से। ओके, तो Q इज इक्वल टू आ गया E प्लस W। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इन सब को डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है तो हम इसके साथ में डेल्टा लगा देते चेंज के लिए। ओके, अब एक काम करेंगे, इन सब का डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के मुनासिबत से इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा E बाय डेल्टा T प्लस डेल्टा W बाय डेल्टा T। क्लियर? तो ये बिल्कुल वही है जो अभी मैंने लिखा था, डेल्टा H बाय डेल्टा T, और ये डेल्टा U बाय डेल्टा T एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, बोर्ड की बुक के हिसाब से मैं अलामतों को इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T इक्वल टू आ गया डेल्टा E बाय डेल्टा T प्लस डेल्टा W बाय डेल्टा T। ओके, अब जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T ये जो क्वांटिटी है ये CP होती है, तो ये CP है इज इक्वल टू, और ये डेल्टा E बाय डेल्टा T जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, यानी अंदरूनी तवानाई में इजाफा और टेम्परेचर में इजाफे का तनासुब, ये CV होता है। तो इसकी जगह पर मुझे CV लेना पड़ेगा, तो ये CV आ गया प्लस ये आ जाएगा डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ओके, तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी रिलेशन आ गई और वो रिलेशन ये वाला है, CP इज इक्वल टू क्या आ गया, CV प्लस डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ये CV को इधर ला लेते हैं, इधर आकर वो माइनस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इक्वेशन तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये वाली क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टा W को मैंने बोला है बैरूनी काम, एक्सटर्नल वर्क, और ये एक्सटर्नल वर्क जो हुआ है तो ये सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम की वजह से हुआ, यानी हजम में इजाफे की वजह से हुआ। इस वजह से याद रखो कि डेल्टा W की जो कीमत है वो होती है P इंटू डेल्टा V। ये हमेशा क्या होगा,
प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी बैरूनी काम जो है उसकी कीमत होती है P इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा W की जगह पर आ जाएगा P इंटू डेल्टा वी। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, यानी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको प्रूफ किया जा सकता है। वैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स में इस चीज़ को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ओके, थर्मोडायनामिक्स के अंदर जहाँ पर आपने आइसोथर्मल वर्क डन या मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ डिटेल में आपने देखा होगा। तो वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि ये अगर क्वांटिटी है तो इसको मैं यहाँ ला के रख सकता हूँ। इसका मतलब ये बन जाएगा Cp माइनस CV इज इक्वल टू डेल्टा W की जगह पर आ जाएगा P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ओके, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को याद करेंगे। आप देखो, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, वो है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है इसमें से n को 1 लेना पड़ेगा क्योंकि हमने इकाई कमियत लिए थे 1 मोल, इसलिए अगर 1 मोल लेते हैं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ओके, n की जगह पर 1 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है उन लोगों के साथ डेल्टा लगा दो जिनके अंदर तब्दीली हो सकती है। तो आप देखो, प्रेशर कांस्टेंट है पहले वाले केस के अंदर, इसलिए P कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम चेंज हुआ इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू R में तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो R वैसे ही रहेगा और टेम्परेचर की तब्दीली हो जाएगी डेल्टा T। ओके, इसका मतलब ये हो गया P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T। अब आप डेल्टा T को इधर ला लो, जब आप उसको इधर लाओगे यहाँ पर ये इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू R। और अब आप गौर से देखो, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T मतलब ये नंबर। ओके, तो ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है इसको आप कोई नंबर दे सकते हैं जब डेरिवेशन आप करोगे तो P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T ये क्वांटिटी R है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने पर ये प्रूफ हो जाता कि ये कोई और नहीं है बल्कि R है। और अगर ये R है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर Cp माइनस CV इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा नंबर R। ओके, तो ये था, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन, यानी मेयर का ताल्लुक। ओके, तो इस तरीके से हम Cp और CV के दरमियान रिलेशन जो है वो बना सकते हैं बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन। ओके, इस फॉर्मूले को मेयर्स रिलेशन कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा जो कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया, पूरा जो डेरिवेशन आपको करके बताया, ये सब समझ में आया होगा। ओके, तो अब जस्ट आप लोगों को एक रिकॉल करने के लिए, मतलब रिवाइज के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप बात कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। Q का मतलब है टोटल एनर्जी जो आपने उसको दिए। इसी तरह से CV की अगर आप बात करना चाहो तो CV का मतलब होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। याद रखो, डेल्टा E का मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और जब हम Cp और CV के दरमियान रिलेशन की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ऑलवेज, हमेशा, यानी किसी भी गैस के लिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV होता है। मैंने आपको बताया हूं कि एक स्पेशल केस में Cp लेस देन CV भी होता है, लेकिन वो सिर्फ पानी के लिए होता है, लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओके, इसके बाद हमने एक और चीज़ देखा मेयर्स रिलेशन, और वो ये था कि Cp माइनस CV अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा R के बराबर आएगी, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आएगी। ओके, तो ये था मामला हरारत नोई या हरारत खुसूसी के आपसी ताल्लुकात का। यहाँ पर अब हम एक और ख़ास बात करने वाले हैं, और आप लोग देखिए, यहाँ Cp ग्रेटर देन CV की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर Cp को CV से डिवाइड करूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो नंबर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ओके, एक से बड़ा नंबर मिलेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ये जो रेशो है इसे ग्यामा कहते हैं, इसको ग्यामा से जाहिर करते हैं, उसकी अलामत जो है वो ग्यामा है, और इसे हम कहते हैं एडियाबेटिक रेशो। ओके, एडियाबेटिक रेशो अलग अलग टाइप की जो गैसेस हैं उनके लिए वो अलग अलग उनकी वैल्यूज़ होती है।
तो वही अब हमारा बचा हुआ टॉपिक है, यानी अब जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो यही है कि एडियाबेटिक रेशो मुख्तलिफ टाइप की गैसों का क्या होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एडियाबेटिक रेशो का कंसेप्ट। ओके, एडियाबेटिक रेशो पर आने से पहले हमको एक छोटा सा कानून पढ़ना पड़ेगा, और वो कानून का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की मसावी तकसीम का कानून। और आप देखो ये कानून बहुत ही सिंपल है। इस कानून का ये कहना है कि दुनिया की आप कोई भी गैस लो, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। यानी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है, उसका बयान ये है कि दुनिया की किसी भी गैस के लिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली तवानाई मसावी होती है, या तवानाई को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अंदर मसावी तौर पर तकसीम किया जा सकता है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली तवानाई हाफ के बी इंटू टी के बराबर होती है। हाफ के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी का मतलब है टेम्परेचर, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली एनर्जी हाफ के बी टी के बराबर होती है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब तवानाई की मसावी तकसीम का कानून। अगर एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर आपको ये कानून याद करना हो और इसको लिखना हो या बयान करना हो, आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी गैस के हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मसावी तवानाई मिलती है, और इस मसावी तवानाई या इक्वल एनर्जी की कीमत हमेशा हाफ के बी टी के बराबर होती है। यहाँ पर के बी का मतलब, के सफिक्स बी का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब उस गैस का मुतलक दर्जा हरारत। ओके, ये था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इसको हमको अप्लाई करना है अलग अलग गैसों के लिए। तो सबसे पहले हम जो पहली गैस हमने देखे थे वो है मोनो एटॉमिक गैस। ओके, अब आप याद करो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 थे, और तीनों के तीनों जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए थे, यानी इंतकाली हरकत के लिए, या खती हरकत के लिए बोल दो उसको थोड़ी देर के लिए, यानी खती हरकत के लिए उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मुझे इसकी एनर्जी की अगर बात करना हो, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, उसके 1 साल में की अगर मैं तवानाई लेता हूँ, तवानाई बिल हरकत, तो उसकी वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा हाफ के बी इंटू टी के बराबर। ओके, 1 साल में की तवानाई, 1 साल में की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तवानाई। ओके, 1 साल में की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तवानाई इतनी होगी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से, लेकिन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसका मतलब ये जो तवानाई है ये 3 गुना बढ़ जाएगी जब हम एक ही साल में की बात करते हैं, क्योंकि 1 साल में की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी एनर्जी मिलेगी, तो 3 को कितने मिलेगी, मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब ये आ जाएगा ई सफिक्स के इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा इतना। ओके, तो ये तवानाई आ गई 1 साल में की, यानी मोनो एटॉमिक गैस के 1 साल में की तवानाई इतनी है। ठीक है, चलो इसके अंदर आप थोड़े से रद्दोबदल करना शुरू करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल टू 3/2। के बी का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने लिया था R अपॉन एन ए की जगह पर, तो वापस रख देते उसको, यानी के बी की जगह पर क्या आ गया, R अपॉन एन ए। आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। ओके, इंटू टी, ये इंटू टी जैसा का वैसा, यानी के की जगह पर, के बी की जगह पर मैंने R अपॉन एन ए लिख दिया हूँ। अब मैं ये एन ए को इधर ट्रांसफर कर देता, ये एन ए इधर अपॉन में है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई सफिक्स के इंटू एन ए इज इक्वल टू 3/2 आर इंटू टी। देखो आपको समझ में आया होगा क्या क्या कर रहे हैं अपन लोग इसके अंदर। तो पहले हमने के बी को, देखो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कहना था कि हर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी इतनी मिलेगी, हाफ के बी टी। तो मैंने 1 साल में लिया गैस का, गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस का 1 साल में उसकी तवानाई आ गई हाफ के बी टी, लेकिन ये उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तवानाई है, उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो टोटल एनर्जी अगर 1 साल में की लेना है तो वो आ जाएगा ई सफिक्स के इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। के बी कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
उसको हटाओ, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लेकर आओ। उसकी वैल्यू है R अपॉन Na। आर एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, तो R अपॉन Na मैंने Kb की जगह पे ले लिया। अब मैंने Na को उठाकर इधर ला लिया। ओके, अब मैं ये ऊपर की चीज़ें मिटा देता हूँ और अब आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। आप लोग एक चीज़ देखो, ये जो E के है इसका मतलब है 1 साल में की तवानाई, और ये जो Na है ये एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है सालमात की वो तादाद जो 1 मोल में पाई जाती है। इसका मतलब ये 1 मोल में सालमात की तादाद है और ये 1 साल में की तवानाई है। जब आप 1 साल में की तवानाई को सालमात की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मोल गैस की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। वो जो टोटल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ये कोई और चीज़ नहीं है बल्कि ये इंटरनल एनर्जी है। ओके, ये चीज़ याद रख लो, ई के इंटू एन ए का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी। और इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू 3/2 RT। ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये कंसेप्ट आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेना है हमको टेम्परेचर की मुनासिबत से। आप लोगों ने उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा सब। ओके, अब आप देखो इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा E बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 3/2 R इंटू टेम्परेचर का डेरिवेटिव आ जाएगा डेल्टा T अपॉन डेल्टा T मतलब 1, मतलब वो कट गया। तो इस तरह से इस नंबर का मतलब ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आ गया डेल्टा E बाय डेल्टा T इक्वल टू 3/2 R। लेकिन अब आप देखो, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि डेल्टा E बाय डेल्टा T यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, अंदरूनी तवानाई में तब्दीली और दर्जे हरारत की तब्दीली का जो तनासुब है ये तो CV था। इसका मतलब ये जो कुछ भी है ये CV है, तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू 3/2 R। याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी अगर आपको मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछ लिया जाए कि मोनो एटॉमिक गैस की मुस्तकिल हजम पर हरारत खुसूसी क्या होती है, तो मोनो एटॉमिक गैस की मुस्तकिल हजम पर हरारत खुसूसी होती है 3/2 R के बराबर। ओके, तो इतनी चीज़ हमने प्रूफ कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखो, हमने अभी कुछ देर पहले मेयर्स रिलेशन देखे थे। मेयर्स रिलेशन था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके, अब एक काम करो, CP की वैल्यू अगर निकालना है तो ये CV को उधर भेज दो। अगर आप CV को उधर भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, ये माइनस CV उधर जाकर प्लस हो गया। ओके, अब एक काम करते हैं, मुझे ये सब मिटाना है तो मैं CV की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। CV इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली थी, 3/2 R के बराबर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि मेयर्स रिलेशन से हमको CP की वैल्यू क्या मिलती है। तो ये आपके सामने जो CP का फॉर्मूला है ये ऐसा हो जाएगा, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, और CV की वैल्यू है 3/2 R। अगर आपने दोनों में से R कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा 3/2। देखो आप, ये R में से R चला गया, 1 बचा। ओके, अब एक काम करते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे पास है इसको 1/1 समझो और इसको क्रॉस कर लो, तो नीचे ये ऐसा हो जाएगा R 2 × 1 यानी 2, और ऊपर क्रॉस करेंगे तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 3 मतलब 3। इसका मतलब 2 + 3 = 5, तो 5R/2 या 5/2 R, एक ही बात है। तो ये आ गया CP की कीमत। यानी मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिए और उसके बाद CV की कीमत निकाले, वो आ गया 3/2 R, और फिर मेयर्स रिलेशन इस्तेमाल करें और CP की वैल्यू आ गई 5/2 R। ओके, अब हमको देखना है एडियाबेटिक रेशो क्या होगा। तो आपको पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि एडियाबेटिक रेशो गामा वो होता है CP/CV। ओके, तो अगर ये CP/CV होता है तो बस अब ये CP की ये कीमत और CV की ये कीमत उठाकर यहाँ ला के रख देंगे। तो चलो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ और यहाँ हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा गामा इज इक्वल टू CP, उसकी वैल्यू है 5/2 R डिवाइडेड बाय CV, और CV की वैल्यू है 3/2 R। ओके, जैसा आप लोग देख रहे हो इस तरीके से हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं पूरी। ओके, अब आप देखो, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब गामा की वैल्यू आ गई 5/3। ऊपर 5 बचा है, नीचे 3 बचा है, तो ये 2 से 2 कट गया, R से R कट गया। इसका मतलब ये हो गया गामा इज इक्वल टू 5 को अगर 3 से तकसीम करेंगे तो आप देखो 3 × 3
5 में से 3 चले गए, बचेंगे 2, यहाँ पॉइंट लगाए, वो 2 के आगे 0 लगा लो, वो हो गया 20, 3 7 21 होता है, लेकिन 3 6 के 18, 20 में से 18 गए, बचेंगे 2, फिर 2 के आगे 0 लगा लो, फिर 3 6 के 18, मतलब ये 6 के आगे और 6 आएगा, 6 6 6 6 आते रहेंगे, हम उसको 7 लिख सकते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से। तो 1.666 मतलब 1.67। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एडियाबैटिक रेशो की फॉर मोनो एटॉमिक गैस। यानी दुनिया में अगर कोई भी मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो उसके लिए एडियाबैटिक रेशो 1.67 होगा। ओके, ये था मामला मोनो एटॉमिक गैस का। अब हम चलते हैं अगली गैस की तरफ। आप लोगों को पता है अगली जो गैस है हमारे पास है वो है डाई एटॉमिक गैस, यानी ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हो। ओके, अब आप यहां पर एक चीज ध्यान में रखो कि डाई एटॉमिक गैस एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, या हम उनको 2 टाइप बनाकर समझ सकते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो ये एक एटम है और ये केमिकल बॉन्ड है और ये दूसरा एटम है, और ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल रिजिड बॉन्ड है, यानी मजबूत बॉन्ड, एकदम रिजिड सॉलिड बॉन्ड। तो हम यहाँ पर डाई एटॉमिक जो है उसको दो अंदाजों में ले सकते हैं। नंबर 1 रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा हम ले सकते हैं नॉन रिजिड डाई एटॉमिक, मतलब एक रिजिड और एक नॉन रिजिड। अब सवाल ये आएगा कि दोनों में फ़र्क क्या होगा, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम रिजिड की बात करते हैं, डाई एटॉमिक गैस जो कि रिजिड हो, जिसका मॉलिक्यूल रिजिड हो। ओके, गैस तो रिजिड नहीं हो सकती है, गैस तो गैस ही रहेगी, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड हो सकता है। उसके दोनों जो एटम्स है उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो रिजिड बॉन्ड हो सकता है। तो अगर वो रिजिड बॉन्ड है, ओके, डाई एटॉमिक गैस का अगर रिजिड बॉन्ड है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होती है 5। ये जो 5 है इसमें से 3 होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और 2 होते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, तो ये हो गया रिजिड की बात हो गई। जब हम नॉन रिजिड की बात करते हैं मतलब फ्लेक्सिबल, नॉन रिजिड का उल्टा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल, मतलब ये जो बॉन्ड है तो ये हलने जुलने वाली बॉन्ड है। मान लो अगर ये हलने जुलने वाली बॉन्ड होंगी तो आप लोग याद रखो कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के होंगे, ओके, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये वाइब्रेट भी करेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन भी आ सकता है। तो हो सकता है ये वाइब्रेट करे, हो सकता है ये वाइब्रेट करे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के भी होंगे। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होगा, बेसिकली इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही लेंगे वाइब्रेशन का, लेकिन वाइब्रेशन जो रहता है वो एक बार पॉजिटिव सेंस में रहता है, एक बार नेगेटिव सेंस में रहता, इसलिए उसको 2 मानना पड़ता। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशन के होंगे। तो टोटल मिलाकर ये हो जाएंगे, इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि डाई एटॉमिक गैस अगर रिजिड है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। और अगर डाई एटॉमिक गैस जो है वो नॉन रिजिड अगर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 7। ओके, अब क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, तो वो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको रिजिड के लिए करके बता देता हूँ। आप देखो, रिजिड का हमने मान लो 1 साल में लिए, तो उस 1 साल में की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तवानाई होगी ½ kBT, यानी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से। लेकिन रिजिड डाई एटॉमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। इसका मतलब 1 साल में की कुल एनर्जी अगर निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा। एक बार फिर याद दिला दो, ½ kBT 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तवानाई है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो जाएगा E के इज इक्वल टू, अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 kB इंटू टी। ओके, अब 5/2 kB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी जगह पर ले लेंगे R/NA इंटू टी। ये EK की वैल्यू आ गई, NA को इधर ला लो, ये हो जाएगा EK इंटू NA इज इक्वल टू 5/2 R इंटू टी। लेकिन EK इंटू NA, EK का मतलब है एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, NA का मतलब है सालमात की कुल तादाद एक मोल के अंदर, एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी हो गई एक मोल की, और अगर ये इंटरनल एनर्जी है तो इसको हम E से जाहिर कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 5/2 RT। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ध्यान में आ गया होगा। ओके, आप लोग देखो पूरा सेम है बिल्कुल, जैसा डायटॉमिक मोनोएटॉमिक का था वैसा ही, सिर्फ फर्क इतना आ गया, मोनोएटॉमिक के लिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पर 5 है। ओके, चलो अब इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ अभी पहले। ओके, तो
अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/2 आर, और टेम्परेचर का हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा टी यानी 1, तो वो गायब हो गया। लेकिन डेल्टा ई बाय डेल्टा टी का मतलब सी वी होता है, तो सी वी की वैल्यू आ गई 5/2 आर। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला MCQ में पूछ सकते हैं कि डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल अगर है, रिजिड डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल है तो मुस्तकिल हजम पर हरारत खुसूसी क्या होगी, तो मुस्तकिल हजम पर हरारत खुसूसी हो जाएगी 5/2 आर, मतलब स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर रिजिड डायटॉमिक गैस। ओके, ये था CP का कंसेप्ट। अब हमको CV का कंसेप्ट, अब इस पर से हमको CP मालूम करना है, तो मेयर्स रिलेशन को याद करो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। CV को उधर भेजो, यह आ जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV की ये कीमत यहाँ रख दो, ये बन जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV की कीमत है 5/2 R। ओके, दोनों में से अगर आपने R कॉमन निकाले तो 1 + 5/2 और 1 + 5/2 मतलब 7/2 R। तो हमारे पास यहाँ पर CP के वास्ते जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, 7/2 R। CV की वैल्यू मिली 5/2 R और CP की वैल्यू मिली 7/2 R। ओके, अब हम लोग एडियाबेटिक रेशो की बात करेंगे, मतलब डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, तो वो इस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा CP/CV, यह आ जाएगा गामा इज इक्वल टू CP की वैल्यू है 7/2 R और CV की वैल्यू है 5/2 R। आप देखो R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, गामा इज इक्वल टू आ गया 7/5। गामा इज इक्वल टू 7 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एका 5, 7 में से 5 के बचेंगे 2, पॉइंट लगा, 2 के आगे 0 लगाओ, 20, 5 चौक 20, इसका मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, MCQ पूछ सकते हैं कि डायटॉमिक रिजिड गैस अगर है तो उसके लिए एडियाबेटिक रेशो क्या होगा, तो उसके लिए एडियाबेटिक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 1.4। कैसे आई, पूरा डेरिवेशन आप बराबर ध्यान में रखो। ओके, चलो अब हम चलते हैं डायटॉमिक गैस की सेकंड टाइप पर। आप लोग याद रखो, डायटॉमिक गैस की जो सेकंड जो टाइप रहेगी, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था, वो रहेगी नॉन रिजिड वाला मामला। ओके, अगर आपने डायटॉमिक गैस लिया और वो भी नॉन रिजिड, तो नॉन रिजिड का मतलब हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 7। ओके, 7 कहाँ से आया, याद रखो 7 में से जो 3 है वो ट्रांसलेशनल के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है, 2 जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए है और बचे हुए जो 2 है वो वाइब्रेशन के लिए है। ओके, तो ट्रांसलेशन के लिए यानी खती हरकत के लिए 3, रोटेशनल मोशन यानी गर्दिशी हरकत के लिए 2 और वाइब्रेशनल मोशन यानी इर्त्याशी हरकत के लिए 2, तो ऐसे टोटल मिलाकर 7। ओके, चलो अब हम इसके लिए शुरुआत करते हैं। पहले मान लो कि ऐसा जो मॉलिक्यूल है उसका एक मॉलिक्यूल हमने लिए और उस एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ले लो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के वास्ते। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 kB/T। तो ये तवानाई, ये एनर्जी आपको मिली एक मॉलिक्यूल के वास्ते 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, लेकिन इस मॉलिक्यूल के लिए 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब अगर आपको इस मॉलिक्यूल की यानी इस एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी अगर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 7 करना पड़ेगा। ओके, ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी है 12 kB/T 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो टोटल एनर्जी इतनी आ गई। इसका मतलब ये आ जाएगा EK इज इक्वल टू 7 को यहाँ ला लेंगे तो 7/2 kB/T। ओके, इसमें KB का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हम इसको चेंज कर सकते हैं 7/2 KB का मतलब आ जाएगा R/NA/T। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, NA एवोगैड्रोस नंबर, ये EK की वैल्यू आ गई, यानी टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। अब ये NA को इधर ला लो, ये ऐसा हो जाएगा EK × NA इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7/2 RT। ओके, आप लोग देखो EK का मतलब है एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और NA का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी आ जाएगी ये उसकी इंटरनल एनर्जी जिस 1 मोल के लिए। ओके, तो चलो मैं ये यहाँ पर इन सबको अब पहले मिटा देता हूँ और आगे बढ़ाते हैं इस आर्टिकल को। तो ये जो चीज़ है इसकी जगह पर हम E ले सकते हैं यानी इंटरनल एनर्जी।
तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 7/2 RT। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा डेल्टा E बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 7/2 R इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T यानी 1। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंसेप्ट क्लियर करो सब बराबर। देखो कि किस तरीके से ये हम डेरिवेशन इसका कर रहे हैं। डेल्टा E बाय डेल्टा T ये जो चीज़ है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV। तो इसको हटाकर इसकी जगह पर CV ले लेंगे तो ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू 7/2 R। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल गया। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी मुस्तकिल हजम पर हरारत खुसूसी कौन सी गैस के लिए? डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड केस, नॉन रिजिड वाला मामला। ओके, चलो ये हो गया CV। अब CP मालूम करना है, मेयर का ताल्लुक यूज़ करेंगे। मेयर्स रिलेशन था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CV को उधर भेजेंगे, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। ये आ जाएगा R प्लस CV की ये कीमत यहाँ ला के रख दो तो 7/2 इंटू R। क्लियर? यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप देखो कि CP की कीमत क्या आएगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 7/2 है तो क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 7 9। ये हो जाएगा 9/2 R। देखो आपको ध्यान में आया कि इतना ठीक है, मतलब CP की वैल्यू आ गई 9/2 R। अब हमको एडियाबेटिक रेशो निकालना है। चलो मैं उसको यहाँ कर देता हूँ। एडियाबेटिक रेशो आएगा CP अपॉन CV। गामा इज इक्वल टू CP की वैल्यू ये है, CV की वैल्यू ये है। यह आ जाएगा 9/2 R अपॉन 7/2 R। R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब गामा इज इक्वल टू आ गया 9/7। ओके, ये नंबर याद कर लो, 9/7 डायटोमिक नॉन रिजिड केस। अब आप 7 को 9 से 9 को 7 से डिवाइड कर लो तो जाहिर है ये आ जाएगा 7 × 7। 9 में से 7 गए बचेंगे 2, 2 के आगे 0 लगा लो पॉइंट लगाकर। 0 यानी 20, 7 × 21। तो एक्चुअली यहाँ पर ये 7 दूनी 14 आएगा, फिर 2 के बाद एक बड़ा ही नंबर आने वाला है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3 ही आएगा। यानी गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.289 वगैरह ऐसा कुछ आएगा, यानी 1.3 आप उसको अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। तो ये था डायटोमिक नॉन रिजिड गैस के लिए एडियाबेटिक रेशो की कीमत। हमने देखा अभी कुछ देर पहले कि डायटोमिक गैस रिजिड अगर है तो गामा की वैल्यू 1.4 आई थी, वो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी 1.4 और इसकी वैल्यू 1.3 से थोड़ा सा कम आएगी। ओके, क्लियर? तो ये है मतलब 1.3 हम अप्रॉक्सीमेटली उसको ले लेंगे। ओके, ये था डायटोमिक गैस। अब हमारे पास आखिरी एक और गैस बची हुई है और उसका नाम है पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस ये हमारा तीसरा केस रहेगा। ओके, पॉली एटॉमिक गैस ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हों। तो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशन के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए और F डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के लिए। लेकिन एक ख़ास बात आप याद रखेंगे कि वो जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वाइब्रेशन के लिए अगर है तो उसको हमको डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वाइब्रेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट है वो पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। मतलब एक बार हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे, एक बार निगेटिव सेंस में लेंगे। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको डबल लेना है, मतलब यहाँ पर F की जगह पर हम उसको 2F बोल देंगे। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3 + 3 मतलब 6 प्लस यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो F है या फिर 2F है। तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे 6 + 2F। ओके, अब ये नंबर को आप याद कर लो, 6 + F या वाइब्रेशन को डबल अगर गिनते हैं तो 6 + 2F। ठीक है, इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर होंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। आप देखो, सबसे पहले अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ पॉली एटॉमिक गैस का, एक मॉलिक्यूल, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशन के लिए 3 है। इसका मतलब हो जाएगा 3/2 kBt, यानी आपको समझ में आ गया होगा 1/2 kBt एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, टोटल 3 है तो 3/2 kBt प्लस रोटेशन के लिए मैं अगर बात करता हूँ तो आ जाएगा 3/2 kBt प्लस अगर मुझे वाइब्रेशन के लिए लेना है तो मुझे 2F लेना पड़ेगा,
इसका मतलब वो आ जाएगा 2F/2 kBt। ओके, 2 मैंने इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वाइब्रेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल लेना पड़ेगा। ओके, इसलिए 2F/2। चलो अब इन सबको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, EK इज इक्वल टू 3/2 kBt, 3/2 kBt डबल हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 6/2 मतलब 3 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स kBt। ओके, इन दोनों का जो मजमुआ आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा F kBt। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, kBt को कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा EK इज इक्वल टू 3 प्लस F, यहाँ से 3 यहाँ से F, kBt को बाहर कर दो तो ये तवानाई आ गई है हमारे पास एक मॉलिक्यूल की। यानी अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं पॉली एटॉमिक गैस का, अगर सिर्फ 1 साल में अगर लेंगे तो उसकी तवानाई इतनी होगी, 1 साल में की तवानाई। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। आप लोग देखो अब आगे इसमें क्या हो सकता है। इसके आगे का जो मामला है बिल्कुल वैसी है जैसा हमने इससे पहले वाले 2 गैसों के लिए करके देखे थे। यह आ जाएगा EK इज इक्वल टू 3 प्लस F, KB का मतलब हो जाएगा R/Na। RNA यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर इंटू T, एवोगैड्रो नंबर को इधर ला लो, ये हो जाएगा EK इंटू Na इज इक्वल टू 3 प्लस F R इंटू T। ओके, अब आप सोच ये, ओके यहाँ तक समझ में आया होगा इतना। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखो EK 1 साल में की तवानाई, Na का मतलब है सालमात की टोटल तादाद जो 1 मोल में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। इसका मतलब ये दोनों मिलाकर बन जाएगा इंटरनल एनर्जी, तो इसकी जगह पर E ले सकते हैं। यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 3 प्लस F R इंटू टी। अब ये जो चीज़ हमको मिली टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये ऐसा आएगा, डेल्टा E बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 प्लस F R इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T मतलब 1। ओके, और आपको पता है कि डेल्टा E बाय डेल्टा T का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV। तो ये हट जाएगा और इसी जगह पर CV आ जाएगा। तो CV इज इक्वल टू 3 प्लस F इंटू R। आप लोग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, MCQ में पूछ सकते हैं, याद रखो इस चीज़ को। CV की जो कीमत है वो आ गई 3 प्लस F ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर R। चलो इतना आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम मेयर्स रिलेशन को याद करते हैं। अगर मेयर्स रिलेशन को याद किया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बाद में CV को उधर भेज देंगे तो आपको मिलेगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV। यह आ जाएगा R प्लस CV की कीमत ये है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस F इंटू R। ओके, और अब आप देखो इस नंबर को आपको सॉल्व करना है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CP इज इक्वल टू, ये अगर आप ये ब्रैकेट खोलते हैं तो देखो क्या होगा, R प्लस ये वाला ब्रैकेट खोल दो तो ये R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3R प्लस ये R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो FR। और अब आप गौर करो, R प्लस 3R का मतलब 4R हो जाएगा, तो CP की वैल्यू क्या आ गई, 4R प्लस FR। अब आप R कॉमन निकाल लो तो CP की वैल्यू आ गई R प्लस 4 प्लस, यानी यहाँ से ये R चला गया कॉमन, 4 प्लस F और R बाहर, तो ये वैल्यू आ गई CP की। देखो एक बार आपको समझ में आया क्या पूरा। ओके, किस तरीके से करना है, पहले CV की वैल्यू निकाले, ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके, और फिर उसके बाद मेयर्स रिलेशन को यूज़ करे, CP की वैल्यू इतनी आ गई। अब आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट के अंदर हमको देखना है एडियाबेटिक रेशो क्या होगा। तो देखो एडियाबेटिक रेशो मैं यहाँ कर देता हूँ इस साइड में। एडियाबेटिक रेशो की कीमत होगी CP बाय CV। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू CP की जो कीमत है वो ये वाली है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 प्लस F R अपॉन CV की कीमत, उसकी कीमत है 3 प्लस F इंटू R। अब R से R कट जाएगा, इसका मतलब गामा इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। ये फॉर्मूला है एडियाबेटिक रेशो का पॉली एटॉमिक गैस के लिए। यानी अगर कोई गैस पॉली एटॉमिक है, कसीर जौहरी गैस अगर है, तो उसके लिए एडियाबेटिक रेशो होगा 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एक
आर्टिकल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आखिरी आर्टिकल था, यानी आज हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट इसके अंदर है वो है रेडिएशन का। ओके, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम लोग रेडिएशन का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे, और दोनों पार्ट जो है यानी काइनेटिक थ्योरी भी और रेडिएशन भी, दोनों के जो न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है वो हम आखिरी में कंप्लीट करेंगे। ओके, मुझे यकीन है कि आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा और आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।